मुसीबत में किसी अजनबी की मदद करना वैसे तो पुण्य का काम होता है, लेकिन अगर अजनबी के इरादे ही कुछ अलग हों तो बड़ा ही खतरनाक अंजाम होता है। नेटफ्लिक्स मूवी टाइम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अनोखी क्राइम थ्रिलर मूवी नॉक नॉक। ये कहानी एवन की है, जो कि पेशे से एक आर्किटेक्ट है। हंसता खेलता परिवार है जिसमें प्यारी सी वाइफ कैरन और इनके क्यूट से 2 बच्चे जैक और लिजा। जिंदगी मजे से चल रही थी। आज फादर्स डे था। दोनों बच्चे आज के दिन को अपने पापा के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इवन मॉन्स्टर की एक्टिंग करके जैक और लिजा के पीछे दौड़ता है। इवन के इस एक्ट को दोनों बच्चे हमेशा एंजॉय करते हैं। कैरन इस वीकेंड जैक और लिजा के साथ फैमिली ट्रिप के लिए बीच पर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन इवन के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। उसका फिजियोथेरेपी का अपॉइंटमेंट भी है, इसलिए वो इनके साथ नहीं जा सकता। इवन की वाइफ कैरन भी एक कामयाब आर्टिस्ट है। उसने अभी रिसेंट में एक स्कल्पचर बनाया था जिसे अगले दिन ही आर्ट गैलरी में प्रेजेंट करना था, लेकिन कैरन क्योंकि ट्रिप पर जा रही है इसलिए स्कल्पचर को आर्ट गैलरी में ले जाने की जिम्मेदारी वो अपने असिस्टेंट लुइस को दे देती है। तो अब कैरन बच्चों के साथ ट्रिप पर निकल जाती है और घर पर इवन अपने पेट डॉग मॉन्की के साथ रुक जाता है। म्यूजिक चालू करके इवन अपने काम पर फोकस करने लगता है। कैरन का फोन आ चुका था, वो होटल पहुंच गई थी। हालचाल एक्सचेंज करके इवन फिर से काम करने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद इवन के घर की डोरबेल बजती है। इवन उठकर दरवाजा खोलता है तो बाहर 2 खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। एक का नाम था बेल और दूसरी का जेनेसिस। बड़ी ही मासूमियत से वो कहती हैं कि उन्हें किसी पार्टी में जाना था और वो रास्ता भटक गई हैं। एक तो बरसात हो रही है, ऊपर से उनके फ़ोन में भी पानी चला गया है जिससे कि वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या थोड़ी देर वो वहाँ रुक सकती हैं? आप सोचिए, आप ऐसे में क्या करते? खैर, हमारे भाई साहब इवन ने उन दोनों को भीतर आने की परमिशन दे डाली। इवन ने उन्हें बदन पोंछने के लिए टॉवल्स दे दिए, साथ ही अपना पैड भी दे दिया, जो कि वो पार्टी होस्ट से पूछ सके कि पार्टी की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। पूछने पर पता चला कि ये दोनों लड़कियां पार्टी लोकेशन से बहुत दूर आ चुकी हैं। तो हमारे नेक और दरिया दिल भाई साहब उनके लिए कैब बुक कर देते हैं। कैब को आने में अभी 45 मिनट लगने थे, इसलिए जेनेसिस ने बड़े ही इनोसेंट लहजे में पूछा, तब तक क्या हम अपने कपड़े यहाँ सुखा सकती हैं, क्योंकि वो भीगे कपड़ों में पार्टी अटेंड करना नहीं चाहती। इवन को भला क्या दिक्कत हो सकती थी? ठीक है जी, सुखा लो। इवन उनके फ़ोन ले लेता है और उन्हें चावल के भीतर दबा देता है, जो कि चावल फ़ोन में घुसा पानी सोख लें और फ़ोन चालू हो जाए। कपड़े सूख रहे थे, फ़ोन सूख रहे थे। दरिया दिल भाई साहब हमारे उनके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आते हैं। कॉफ़ी के साथ म्यूजिक लगा लिया जाता है। बातों बातों में इवन बता देता है कि वो कभी डीजे हुआ करता था। इवन का म्यूजिक टेस्ट सुनकर दोनों लड़कियां खूब इंप्रेस होती हैं। आदमी को भला और क्या चाहिए, थोड़ी सी तारीफ मिलते ही चेहरा चमक उठता है। अब दोनों लड़कियां इवन की एज पूछती हैं, तो इवन कहता है कि 43। ये जानकर दोनों लड़कियां कहती हैं, वाओ, 43 की उम्र में क्या फिजिक्स है और क्या मेंटेनेंस। अब आगे की बातों के दौरान दोनों लड़कियां हमारे भाई साहब से चिपका चिपकी शुरू कर देती हैं। कुल मिलाकर समझ आ रहा था कि वो भाई साहब के अरमानों को चिंगारी दिखा रही थी। फिर आखिर उनमें से एक ने तो ये तक कह डाला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कोई बुराई भी नहीं है। तो क्या सोचते हो आप लोग, घर में पनाह देने का फैसला सही साबित हो रहा है या गलत? खैर, अपने भाई साहब को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो वो उठकर दूसरी जगह बैठ गए। कैब को आने में अभी भी 20 मिनट का समय लगना था। टॉपिक चेंज करने के इरादे से इवन पूछता है कि तुम लोग क्या करती हो? वो फिर से फुदक कर इवन पर मंडाते हुए कहती हैं कि वो एयर होस्टेस हैं और उन्हें घूमना बहुत पसंद है। जेनेसिस इवन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है, बीवी से रिश्ते के बारे में, दोनों के बीच केमिस्ट्री के बारे में। तो इवन ने कहा कि हम दोनों में खूब प्यार मोहब्बत है और हम एक हैप्पी कपल हैं। ये सुनकर बेल कहने लगी, 14 साल एक ही लड़की के साथ, तुम अब तक बोर नहीं हुए? तुम्हें जिंदगी को थोड़ा खुलकर जीना चाहिए। इवन अब चाहता था कि किसी तरह बस वो लड़कियां वहां से चली जाएं। उसने देखा कैब आने में अब भी 5 मिनट बाकी हैं। तभी जेनेसिस बाथरूम का बोल के चली गई और बेल ने इवन को अपने साथ डांस करने के लिए खड़ा कर लिया। इवन क्या करता बेचारा, बुरा फंसा था। डांस करते हुए बेल उससे कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। वैसे वाले इरादों के साथ इवन के होठों को देख रही थी। फिर कहती है, जो भी टाइम हमने साथ बिताया वो बहुत ही खास था। इसके बाद बेल जेनेसिस को बुलाने बाथरूम में चली जाती है। इवन जल्दी से जल्दी इन बलाओं से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वह खुद ही उनके कपड़े और मोबाइल लेकर वहां आ जाता है। तब तक कैब भी आ जाती है। इवन बाथरूम के डोर को बाहर से नॉक करता है। कोई जवाब नहीं मिलता। 2 बार 3 बार, बार बार कोई जवाब नहीं। तब इवन अपनी आंखों को ढककर बाथरूम के डोर को पुश कर देता है और अंदर चला जाता है। क्यों भाई, या तो अंदर घुसना ही नहीं था? अब घुस ही रहे हो तो आंखों को ढकने का क्या मतलब गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज। अंदर जेनेसिस और बेल सही सलामत थी। दोनों ने कुछ भी नहीं पहना था।
और वो दोनों उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाने लगी। अचानक ही उन दोनों ने उसे ओरल प्लेजर देना शुरू कर दिया, जिसे इवन रोक नहीं सका। इवन अपनी पत्नी के लिए वफादार था, लेकिन इस सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल रखना इतना आसान कहाँ होता है। काफ़ी इंतजार करने के बाद कैब भी लौट जाती है। रात में ये तीनों एक साथ सो जाते हैं। सुबह जब इवन उठा तो वो दोनों उसके बिस्तर पर नहीं थी। इवन उनको यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, लेकिन वो दोनों वहाँ कहीं नहीं थी। इवन को लगा अच्छा हुआ बला टली, लेकिन बला टली कहाँ थी? बला तो किचन में थी और नाश्ता बनाकर मज़े से खा रही थी। वो दोनों घर में ऐसे जमी हुई थी जैसे ये उनके बाप का घर। इवन को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके घर की हालत पूरी तरह बिगाड़ दी थी। वो कुछ कहता तभी केरन यानी उसकी पत्नी का फ़ोन आने लगता है। अब बेचारे अपने भाई साहब को मजबूरन इन दोनों से छुपकर बात करने के लिए बाहर गार्डन में जाना पड़ता है, क्योंकि वीडियो कॉल पर भाभी जी ने इनमें से किसी को देख लिया तो उन्हें सारी कहानी समझाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। इवन भाई केरन भाभी से बात कर रहे थे और वो दोनों लगातार घर के अंदर से चिल्लाकर एवन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी। इवन जल्दी जल्दी बात करके फ़ोन काटता है और गुस्से में उन दोनों के सामने पहुंचता है। वो कहता है कि अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जो कुछ कल रात को हुआ उसे दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो, और अगर तुम नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। जेनेसिस बोली शांत हो जाओ डार्लिंग, पुलिस को अगर बुलाओगे तो तुम खुद फंस जाओगे। बेल क्योंकि अंडर एज है, और अंडर एज के साथ इंटीमेट होने का मतलब जानते हो? रेप केस बनता है। और ये सुनकर तो इवन के तोते ही उड़ गए, मतलब पाँव के नीचे से जमीन सरक गई। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी डोरबेल बजने लगती है। इवन दरवाज़ा खोलता है तो बाहर वीवन खड़ी थी। वीवन उसकी फिजियोथेरेपिस्ट थी। वीवन को देख इवन घबरा जाता है कि कहीं वो बेल या जेनेसिस को ना देख ले। वो उसे बाहर से ही वापस भेजने वाला था कि तभी जेनेसिस बाहर आ जाती है। जिसका डर था आखिर वही हुआ। वीवन ने वो देख लिया था जिसे वो छुपाना चाह रहा था। वीवन को भी वही लगता है जो किसी को भी इस समय लगेगा कि भाई साहब हमारे अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। वह गुस्से में वहाँ से लौट जाती है। अब इवन का पारा हाई हो गया था। वह उन दोनों को फिर से बाहर निकलने के लिए चेतावनी देता है। वो अब भी जाने को तैयार नहीं थी। इस पर इवन 911 डायल करने लगता है। ये देख दोनों वहाँ से जाने को तैयार हो जाती हैं। इवन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं दूर पटक कर आ जाता है और अपने बिखरे घर की हालत को ठीक करने में जुट जाता है। घर को फिर से दुरुस्त कर वो अपने प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करने जा बैठता है। तभी उसे बेडरूम की ओर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। जाकर देखा तो उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई थी। वह उसे उठाने के लिए झुका, तभी जेनेसिस ने उसके सर के पीछे से वार कर दिया। इवन बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर इवन अपने ही बेडरूम में अपने बेड से बंधा हुआ था। सामने जेनेसिस इवन की वाइफ के मेकअप का सामान अपने चेहरे पर पोत रही थी। इवन चिल्लाता है, उसे कहता है कि उसके हाथ पैर खोलो, लेकिन इन्हें खोलना ही होता तो बांधती ही क्यों। तभी बेल भी वहां जाती है, जिसने इवन की बेटी का स्कूल ड्रेस पहन रखा था। अब ये दोनों इवन के ऊपर आ जाती हैं। इवन गिड़गिड़ाता है कि वो उसे छोड़ दे। वो बार बार माफ़ी भी मांगता है, लेकिन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसी समय इवन का मोबाइल बजने लगा। फ़ोन उसकी वाइफ का था। जेनेसिस पूछती है क्या तुम्हारी वाइफ को कल रात की स्टोरी बता दें। इवन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करें। तो आखिर डील होती है कि जो ये लड़कियां चाहेंगी इवन वैसा ही करेगा, और तभी केवल ये दोनों लड़कियां इस राज को राज रखेंगी, यानी कि इवन की वाइफ को ये कुछ नहीं बताएंगी। अब इवन की परमिशन से वहाँ इवन का रेप कार्यक्रम शुरू होता है। उसका रेप बेल करती है, और वो भी उसकी बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर। जेनेसिस इस रंगारंग कार्यक्रम को अपने मोबाइल में शूट कर रही थी। कुछ देर बाद जब जेनेसिस दूसरे कमरे में जा चुकी होती है तो इवन चालाकी से बेल को धक्का मारकर खुद को खोलने में कामयाब हो जाता है। वो तुरंत जेनेसिस के पीछे भागता है, लेकिन वो जेनेसिस को काबू करता उससे पहले ही जेनेसिस उसे ही नॉकडाउन कर देती है। इसके बाद हमारे इवन भाई साहब को दोबारा बांध दिया जाता है। इस बार इन्हें कुर्सी पर बांधा गया था और उनके कानों पर हेडफोन्स लगा दिए गए थे। अब ये इवन के साथ एक क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। गलत जवाब या जवाब नहीं देने पर इवन को सजा के तौर पर लाउड आवाज़ में म्यूजिक सुनना पड़ेगा। यह गेम थोड़ी देर तक यूं ही चलता है। दोनों इवन से अजीब अजीब बेतुके सवाल पूछती रहती हैं, और साथ ही वो उसे डराने के लिए मॉन्स्टर की एक्टिंग भी करती हैं। मॉन्स्टर की एक्टिंग ठीक वैसे ही जैसे इवन अपने बच्चों के साथ मॉन्स्टर बनकर खेलता था। यहाँ हमारे सामने ये राज खुलता है कि दोनों उसके परिवार पर लंबे टाइम से नजर रखी हुई थी, और ऐसे ही किसी मौके का इंतजार वो कर रही थी। ये दोनों साइको थी जिन्हें इसी तरह हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने में मजा आता था। इवन से पहले भी ये दोनों कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। अब एक बार फिर से डोरबेल बजती है। वहाँ लुइस आया हुआ था। जेनेसिस इवन को कपड़े से ढककर वहाँ छुपा देती है और खुद जाकर दरवाज़ा खोलती है। वह खुद को इवन की नीज बताकर इंट्रोड्यूस करती है और उसे अंदर आने देती है। लुइस वहाँ केरन के स्कल्पचर को लेने आया था।
लेकिन ये देखकर वो हैरान था कि किसी ने स्कल्पचर को गंदा कर दिया था और वह डैमेज भी हो रखा था। ऐसी हालत में उसे आर्ट गैलरी ले जाना पॉसिबल नहीं था। वो पूछता है कि ये किसने किया, तो जेनेसिस इसका दोष भी इवन पर डाल देती है। लुइस परेशान होकर सोच ही रहा था कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उस कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ इवन था। वो समझ जाता है कि ये लड़कियाँ कोई क्रिमिनल्स हैं। वह इवन की रस्सियाँ खोलने लगा तो उधर बेल और जेनेसिस उस स्कल्पचर को तोड़ने लगी। लुइस इवन को छोड़कर स्कल्पचर को बचाने दौड़ा। अचानक ये सब कुछ देख लुइस को अस्थमा अटैक आ जाता है। वो अपना इनहेलर निकालने को जेब में हाथ डालता है, लेकिन इनहेलर वहाँ नहीं था, क्योंकि बेल ने वो पहले ही निकाल लिया था जब लुइस इवन की आवाज़ सुनकर कमरे की ओर गया था। एक्सीडेंटली लुइस की यहाँ मौत हो जाती है। इवन बहुत दुखी होता है, क्योंकि एक बेचारा सीधा साधा इंसान उसके झमेले में फंसकर जान से हाथ धो बैठा। लेकिन वो दोनों चुड़ैलें उसकी मौत से और भी ज़्यादा खुश थी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने लुइस की डेड बॉडी को भी स्कल्पचर की शेप दे डाली। इन दुष्ट लड़कियों के पास अब लुइस और इवन के मोबाइल फोन्स थे। ये दोनों फोन्स में मैसेज एक्सचेंज करती हैं, कुछ इस प्रकार कि जैसे लुइस और इवन आपस में बहस कर रहे हैं। कोई भी इन चैट्स को पढ़ेगा तो लगेगा कि इवन का लुइस की वाइफ के साथ चक्कर चल रहा था और दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होता है और इस तरह फाइनली लुइस की मौत का इल्जाम भी इवन पर लगेगा। इन दोनों ने इवन को फंसाने का जबरदस्त बंदोबस्त किया था। इवन को बंधा छोड़ ये दोनों उसे दफनाने के लिए गार्डन में गड्ढा खोद रही थी। इवन किसी तरह अपने पैड को चालू कर अपनी फैमिली को फोन करने का ट्राई करता है, लेकिन दोनों चुड़ैलें वहां आ जाती हैं और उसे ऐसा करता देख लेती हैं। मतलब ये कोशिश भी नाकाम। अपना बेचारा भाई इवन फिर से उनके आगे गिड़गिड़ाता है कि वो उसे जाने दें। कुछ सोचकर उन्होंने उसकी रस्सियां खोल दी और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे कहा, तुम्हारे पास बचने का एक मौका है। हमसे बचना है तो भागो और कहीं भी छुप जाओ। अगर सुबह होने तक हम तुम्हें ढूंढ ना पाए तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। इवन वहां से भाग खड़ा हुआ और घर में जाकर कहीं छिप गया। वो दोनों उसे ढूंढ रही थी और इसमें भी कमबख्तों को खूब मजा आ रहा था। काफी देर तक इवन छुपने में कामयाब रहा, लेकिन आखिर उन्होंने उसे ढूंढ ही लिया। इवन घर से बाहर की ओर दौड़ा और लड़खड़ाकर गिर गया। जेनेसिस ने उसे फिर से गन पॉइंट पर ले लिया और रस्सियों से बांध दिया। कहानी में ब्रेक लेते हुए कुछ अपनी बात। प्रिय साथियों, चैनल अभी अभी बनकर उभरा है। स्वार्थ मेरा इतना है कि आप दर्शकों का भरपूर प्यार मुझे मिले, लेकिन तभी जब मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। वीडियो के व्यूज पर ध्यान देना। मेहनत के हिसाब से अगर व्यूज कम लगें तो अपनी नैतिक सोच और जिम्मेदार समझ से वीडियो को शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप या फेसबुक, जहां आपका मन करे। आप भी चाहेंगे कि मैं खुशी खुशी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, यूट्यूब पर जिंदा रहने के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़े सब्सक्राइबर चाहिए, है कि नहीं? तो आइए फिर से कहानी की ओर चलते हैं। सुबह उन्होंने उसे उसी गड्ढे में डाल दिया जो कि रात में खोदा था। फिर उस पर मिट्टी डालने लगी, लेकिन फाइनली वो उसे पूरा ना दफनाकर केवल उसकी बॉडी को जमीन में गाड़ती हैं और उसका चेहरा जमीन से बाहर था। बेल और जेनेसिस दोनों उसे बताती हैं कि उनका इरादा कभी भी इवन को मारने का नहीं था। वो तो इवन को यहाँ टेस्ट करने आई थी, जैसे उन्होंने पहले भी कई लोगों को टेस्ट किया था। ये इवन को भी आजमाना चाहती थी कि क्या इवन भी अपनी वाइफ को चीट कर सकता है, क्या जगाने पर इवन के अंदर का जानवर जाग सकता है। अगर इवन इनके उकसाने के बावजूद भी खुद पर कंट्रोल रखता तो ये उसी वक्त वहां से चली जाती, लेकिन इवन उनके इस टेस्ट में फेल हो गया था और फेल होने वाले कैंडिडेट को सजा देने का ये उनका तरीका था। लेकिन जरा रुको, क्योंकि सजा अभी बाकी है। तो आखिर में ये लड़कियां उस वीडियो को जिसमें बेल स्कूल ड्रेस पहने इवन के साथ वाइल्ड तरीके से इंटीमेट हो रही थी, जेनेसिस उसे इवन के फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर देती है और फेसबुक पर उस वीडियो क्लिप को प्ले करके मोबाइल को इवन के चेहरे के सामने स्टैंड करके दोनों वहां से रवाना हो जाती है। और हाँ, मोंकी को भी वो अपने साथ ले जाती है। इवन बंधा हुआ था, उसकी आंखों के सामने उसकी बर्बादी का वीडियो चल रहा था। वो बहुत कोशिश करके अपने हाथों को मिट्टी से बाहर निकालता है, जो कि वो किसी तरह उस वीडियो को वायरल होने से पहले डिलीट कर सके। लेकिन हाय रे किस्मत, डिलीट करने की कोशिश में इवन के हाथ से लाइक बटन टच हो जाता है और मोबाइल नीचे गिर जाता है। अब उसके हाथ में करने को कुछ नहीं बचा था। आखिर में बस इतना दिखाया जाता है कि इवन की पत्नी बच्चों के साथ जब घर आती है तो घर को बिखरा हुआ पाती है। आगे की कहानी की कल्पना हमें खुद ही करनी होगी। सवाल ये है कि बेल और जेनेसिस ने जो किया, क्या वो सही था? इवन क्या सच में उनके टेस्ट में फेल हुआ था? छोड़ो, ये बताओ, ऐसे किसी टेस्ट में आप फेल होगे या पास? कमेंट में लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं। आपके लिए शुभकामनाओं के साथ
वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे एक और फिल्म के बेहतरीन नरेशन के साथ। गुड बाय, जय हिंद।